A man only has one lifetime, but history can remember you forever. Isn't it President Lincoln? It can't be. Look at this. There's a symbol stamped into the page. The eagle clutching the scroll. Do you know what it means? The president's secret book. Come on, it's a myth. National Treasure Book of Secrets. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगला एक्सप्लेनेशन नेशनल ट्रेजर के पार्ट 2 पर होगा, आज मैं उसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मूवी की कहानी शुरू होती है अप्रैल 14, 1865 को, जब सिविल वॉर को ख़त्म हुए 5 दिन बीत चुके थे और वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो कि थॉमस गेट्स को ढूंढ रहे थे। और वो थॉमस गेट्स से मिल करके उन्हें एक पहेली देते हैं सुलझाने के लिए, जिसे देने के बाद उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी डायरी लेकर बाद में तुमसे मिलता हूँ। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से निकल करके सीधे स्टेज पहुँचता है जहाँ पे राष्ट्रपति लिंकन नाटक देख रहे होते हैं, और वहाँ पहुँच करके वो राष्ट्रपति लिंकन को गोली मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ थॉमस गेट्स उस पहेली को सुलझा लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये एक खजाने का नक्शा है। तभी थॉमस गेट्स की नज़र उसके बैच पे पड़ती है जिस पे KGC लिखा हुआ था, जो कि नाइट ऑफ द गोल्डन सर्कल के उग्रवादियों में से एक था। जिसके बाद तुरंत ही थॉमस गेट्स उस पन्ने को फाड़ करके सीधे आग में फेंकने की कोशिश करते हैं। तभी वो आदमी उन्हें गोली मार देता है, पर मरने से पहले वो उस कागज़ को उसी आग में जला देते हैं। पर आखिरी बचे पन्ने को वो आदमी किसी तरह से आग में से निकाल लेता है। वहीं थॉमस गेट्स अब मरने से पहले अपने बेटे को कुछ बताते हैं, पर इससे पहले कि उसके पिता को कुछ बता पाते वो वहीं पे मर जाते हैं। जिसके बाद सीन सीधे प्रेजेंट समय में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे अब हम देखते हैं कि बेन सभी लोगों से अपने परदादा की कहानी शेयर कर रहा था। और अब कहानी खत्म होने के बाद वहाँ बैठे लोगों में से एक आदमी, जिसका नाम मिच विल्किंसन होता है, वो उठता है और बताता है कि राष्ट्रपति लिंकन की हत्या में थॉमस गेट्स का बहुत बड़ा हाथ था। जिसके बाद विल्किंसन उसी डायरी के कुछ पन्ने दिखाता है जो कि थॉमस गेट्स ने आग में जलाने की कोशिश की थी, और उस जले हुए पन्ने पर थॉमस गेट्स का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। अब ये सब कुछ देख करके बेन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद उसके परिवार के ऊपर गद्दार का आरोप लग जाता है। और अब ये सब कुछ देख करके बेन के पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बेन उनकी ये हालत देख करके वो ये तय करता है कि जल्द ही वो इस गद्दार के आरोप को गलत साबित करेगा। और अब अगले ही सीन में राइली बेन से मिलने आता है, जहाँ पर बेन राइली को बताता है कि एबिगेल ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, मैं अब अकेले अपने पापा के साथ रहता हूँ और मेरे परिवार के ऊपर गद्दार का आरोप लग चुका है, जिसे गलत साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जिसके लिए राइली मान जाता है और उसके बाद वो लोग सीधे एबिगेल के घर पहुँचते हैं उसका ID कार्ड चुराने के लिए, ताकि वो उसकी मदद से उस पन्ने तक पहुंच सकें, क्योंकि वो पन्ना इस वक्त एबिगेल की ऑफिस के लॉकर में है। और अब ID कार्ड मिलने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं तब तक वहां एबिगेल आ जाती है, जो कि किसी कॉर्नर नाम के आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। और अब कॉर्नर के जाने के बाद बेन एबिगेल से उस पन्ने को देखने के लिए बोलता है, पर एबिगेल नहीं मानती है, पर रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और तुरंत ही वो लोग वो पन्ना देखते हैं। और अब पन्ने को ध्यान से देखने पर पन्ने के ठीक पीछे कुछ उन्हें कोड वर्ड्स मिलते हैं। अब बेन उसकी कॉपी लेकर के अगले ही दिन उस कोड को सुलझा लेता है, जिससे उसे एक नाम मिलता है, और ये नाम उस आदमी का होता है जब अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। उस समय ये आदमी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बना रहा था। और अब इसका पता चलने पर वो तुरंत ही एबिगेल को बताता है कि इनका अगला क्लू स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर है। अब इत्तेफाक से मिच विल्किंसन इस वक्त एबिगेल के साथ में होता है, इसलिए वो उनकी सारी बातें सुन जाता है। वहीं अब बेन और राइली सीधे फ्रांस पहुंचते हैं उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर, और वहां पर राइली अपने ड्रोन की मदद से उस स्टैचू के हैंड पे जो कोड होता है उसकी एक फ़ोटो ले लेता है। और उसी वक्त वहां पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, और बेन तुरंत ही उस कोड को उन पुलिस वालों से बोलता है डिकोड करने के लिए, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा में था। और बेन को उसमें एक पहेली मिलती है, जिसे सुलझाने पे उसे पता चलता है कि 1527 में एक जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसकी बची लकड़ियों से 2 टेबल बनवाई गई, जिनमें से एक टेबल व्हाइट हाउस तो दूसरा बकिंगम पैलेस में है।
इसीलिए वो लोग वहाँ से निकल करके सीधे बकिंगम पैलेस आते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल्किंसन के आदमी बेन के घर में घुस आते हैं और उसके डैड के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और उनकी मोबाइल का एक क्लोन बना करके उसे अपने पास रख लेते हैं ताकि वो उनकी सारी बातें सुन सकें। अब अगली सुबह होने पर बेन के पिता बेन को ये बताते हैं कि रात में कोई घुस आया जिसने मुझे बेहोश कर दिया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब इनके मोबाइल का क्लोन बनने की वजह से विल्किंसन भी इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी बेन बताता है कि हम बकिंगम पैलेस जा रहे हैं, जिसके बाद बेन के पिता बेन को सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। अब बेन सीधे बकिंगम पैलेस पहुंचता है वो टेबल देखने के लिए और राइली जेंट्स टॉयलेट में बैठ करके अपनी गैजेट की मदद से वहाँ की सभी चीज़ों को हैक कर लेता है। अब बेन तुरंत ही अपने कपड़ों पे शराब लगा लेता है ताकि वो यहाँ पे जानबूझ करके शोर मचाए और सिक्योरिटी वाले उसे अंदर की कैबिन तक ले जाएं। पर तभी वहाँ पे एबिगेल आ जाती है जिसे बेन के डैड ने भेजा था उसकी मदद करने के लिए। पर बेन उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद एबिगेल समझ जाती है कि ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, इसीलिए वो भी उसका साथ देती है और थोड़ी ही देर बाद सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ करके अंदर की कैबिन में बंद कर देते हैं और वहाँ पर बेन एबिगेल को सब कुछ सच सच बता देता है। जिसके बाद राइली अपनी गैजेट की मदद से उस दरवाजे को हैक करके ओपन कर देता है और उसके बाद बेन और एबिगेल वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे क्वीन के कमरे में पहुँचते हैं। वहाँ पे उन्हें वो टेबल मिल जाती है और उसकी ठीक से जांच करने पर उन्हें उस कंपनी का नाम मिल जाता है जिन्होंने वो टेबल बनाई थी। और जब राइली लैपटॉप पे चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो टेबल के साथ साथ पजल बॉक्स भी बनाते थे। जिसके बाद बेन जैसे ही उस ड्रॉल को ओपन करता है तब उसे टेबल की ड्रॉल के नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं और उस टेबल में 4 ड्रॉल्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरह से नंबर सेट होते हैं। जिसके बाद बेन स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर लिखी डेट को उस ड्रॉल पे मेंशन करता है। जिसके बाद उस टेबल में लगा सीक्रेट ड्रॉर उसमें से उन्हें एक लकड़ी का तख्ता मिलता है जिसपे कई अलग अलग जगह के मैप बने हुए थे। अब बेन उस तख्ते को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी राइली को वीडियो में दिखता है कि कोई सिक्योरिटी वाला उसकी कैबिन की तरफ आ रहा है और अब सिक्योरिटी वाले को कैबिन में बेन और एबिगेल को ना देख करके तुरंत ही अलार्म बजा देता है और अब कोई रास्ता ना होने पर राइली तुरंत ही वहाँ पे लगे सभी कैमरा को हैक करके उन्हें खराब कर देता है और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है जिसके सहारे वो बहुत ही आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने पर विल्किंसन और उसके आदमी वहीं पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब बेन राइली को वो तख्ता दिखा रहा होता है तभी विल्किंसन की नज़र उस पर पड़ जाती है और जब बेन विल्किंसन को देखता है तब वो समझ जाता है कि ये इस तख्ते को हासिल करना चाहता है। इसके बाद बेन और सभी लोग वहाँ से कार में बैठ के भागने लगते हैं और विल्किंसन उनका पीछा करता है पर बेन उसे ये नहीं देना चाहता है। और जब काफ़ी देर तक विल्किंसन उनका पीछा कर रहा होता है तब बेन उस तख्ते को अपने हाथ में लेकर के जानबूझ करके सिग्नल तोड़ देता है जिसकी वजह से ट्रैफिक कैमरा में उसकी एक फ़ोटो आ जाती है और वो राइली को तुरंत बोलता है कि ट्रैफिक सिस्टम में जा करके मेरे खींची हुई इस फ़ोटो की एक कॉपी निकालो। जिसके बाद बेन विल्किंसन के सामने ही उस तख्ते को पानी में फेंक देता है जिसकी वजह से विल्किंसन वहीं रुक जाता है और उस तख्ते को पानी से बाहर निकालता है। जिसके बाद बेन राइली और एबिगेल अपने घर वापस आ जाते हैं और उस खींची हुई फ़ोटो के ज़रिए बेन अपने पिता को वो मैप दिखाता है जिसमें कई सारे चिन्ह बने हुए थे जिसमें से एक चिन्ह को उसके पिता पहचान जाते हैं। उन सभी चिन्हों में एक चिन्ह सिबोला का था जो कि एक सोने का शहर है। पर बेन के पिता बताते हैं कि मैं इन चिन्हों को पूरा नहीं पढ़ सकता पर इन चिन्हों को तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से पढ़ सकती है। जिसके बाद बेन अपनी माँ के पास पहुँचता है और वहाँ पर बेन की माँ उस नक्शे को देख करके बताती है कि ये नक्शा एक पहेली है जिसके हिसाब से कोई नेक पंछी हमें आगे जाने का रास्ता देगा। पर वो बताती हैं कि ये आधी ही पहेली है, तुम्हें कुछ भी करके इसके आगे की पहेली लानी होगी। जिसके बाद बेन समझ जाता है कि जरूर से उस दूसरी टेबल में भी इसी तरह का कोई तख्ता मौजूद है जो कि इसकी आगे की पहेली बताएगा। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से तुरंत ही व्हाइट हाउस पहुँचते हैं और वहाँ पे एबिगेल का बॉयफ्रेंड कॉर्नर काम करता है जिसकी मदद से वो आसानी से व्हाइट हाउस में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वो टेबल मिल जाती है और अब बेन उस टेबल की जांच करने लगता है। वहीं एबिगेल कॉर्नर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए जानबूझ करके अपनी ईयरिंग के खो जाने का बहाना करती है और उतनी ही देर में बेन उस टेबल को ओपन कर लेता है पर उसमें उसे कोई तख्ता नहीं मिलता है पर उसे एक चिन्ह मिलता है जिसकी फ़ोटो ले लेता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से तुरंत बाहर आ जाते हैं।
बाहर आने पर बेन अपने पिता को बताता है कि वो खाली था और उस फोटो में लगे चिन्ह को देख करके रायली थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद रायली बेन को अपनी बुक लाने को बोलता है और अब बेन उस बुक को ओपन करता है। रायली बेन को बताता है कि मैंने चैप्टर 13 पर इसके बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा है, जिसे पढ़ने के बाद बेन को सब कुछ पता चल जाता है और उसके हिसाब से राष्ट्रपति के पास एक सीक्रेट डायरी है और उस डायरी में इनके देश के सभी सीक्रेट्स मौजूद हैं और अब बेन को उस किताब के बारे में जानना होता है। इसीलिए वो तुरंत ही FBI एजेंट पीटर सटोस्की से मिलता है और उस डायरी के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर सटोस्की का कहना होता है कि ये राष्ट्रपति ही जानते हैं और एक राष्ट्रपति ये किताब दूसरे को सौंप देता है। जिसके बाद बेन रायली और एबिगेल से बताता है कि मुझे बस कुछ मिनट उनसे बात करनी होगी, पर ऐसा नामुमकिन होता है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है और अब उसके पास कोई चारा ना होने पर वो अपने देश के राष्ट्रपति को अगवा करने की बात करने लगता है, जो सुन करके सभी लोग वहाँ पर बेन को डांटने लगते हैं क्योंकि अपने देश के राष्ट्रपति को अगवा करना बहुत ही संगीन अपराध है और इसके लिए बेन को सजा हो जाएगी। जिसके बाद बेन अपना सीक्रेट प्लान बताता है और वो बताता है कि मुझे माउंट वर्नन जाना होगा क्योंकि बेन को पता होता है कि राष्ट्रपति अपना बर्थडे पार्टी मनाने वाले हैं, जिसके लिए वो कोई ना कोई होटल ज़रूर बुक करेंगे। और अब बेन, रायली और उनके पिता सभी होटलों को जानबूझ करके बुक कर लेते हैं और अब कोई भी होटल ना खाली होने पर आखिर में राष्ट्रपति के आदमी माउंट वर्नन को ही बुक कर लेते हैं। और अब बर्थडे पार्टी के दिन बेन बड़ी ही चालाकी से पानी के रास्ते उस होटल में दाखिल हो जाता है और वहाँ पर सभी लोगों में घुल मिल जाता है। वहाँ पर वो राष्ट्रपति से मिलता है, जहाँ पर वो राष्ट्रपति को एक नक्शा दिखा करके बोलता है कि ये एक सीक्रेट सुरंग है जो कि इसी होटल में मौजूद है। बेन राष्ट्रपति से बोलता है कि उस सीक्रेट सुरंग को देखने के लिए, और अब राष्ट्रपति भी ऐसी जगहों के शौकीन होते हैं, इसीलिए वो बेन की बात मान करके वहाँ से तुरंत ही जाते हैं वो सुरंग देखने के लिए। और अब अंदर आने पर राष्ट्रपति अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहीं पर रोक देते हैं और अकेले ही अंदर आ जाते हैं। अब बेन उस सुरंग के दरवाजे को ढूंढ लेता है और जैसे ही वो उसे ओपन करता है वो लोग अंदर चले जाते हैं और चालाकी से बेन उस दरवाजे को बंद कर देता है। जिसके बाद वो राष्ट्रपति से बताता है कि मैंने आपके मेज की तलाशी ली है, वहाँ पे वो तख्ता मौजूद नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है कि उस तख्ते का सीक्रेट आपकी डायरी में मौजूद है, इसीलिए आप मुझे बता दें कि वो डायरी कहाँ पर है। पर राष्ट्रपति बताते हैं कि मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता हूँ। पर बेन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर राष्ट्रपति बेन से पूछते हैं कि तुम वो क्यों जानना चाहते हो, जिस पर बेन बताता है कि मैं उस सोने के शहर को ढूंढ करके अपने परदादा को बेकसूर साबित कर सकता हूँ। और अब राष्ट्रपति को बेन के ऊपर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो बेन को कुछ कोड दे करके बताते हैं कि वो डायरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में रखी हुई है। और राष्ट्रपति बेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डायरी का पेज नंबर 47 जरूर एक बार देख लेगा। जिसके बाद बेन राष्ट्रपति को लेकर के उस सुरंग से बाहर आ जाता है और उनका शुक्रिया अदा करके सीधे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पहुंचता है। और वहां पे काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें वो किताब मिल ही जाती है। अब उस डायरी में उन्हें उस दूसरे तख्ते की फ़ोटो मिलती है और साथ ही एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि इस तख्ते की फ़ोटो लेकर के उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया गया और माउंट रशमोर पर बने सभी नक्शों के निशान मिटाने का काम सौंपा गया। और अब वहाँ पे FBI आ जाती है, इसीलिए बेन तुरंत ही उस तख्ते की फ़ोटो लेता है, साथ ही पेज 47 की भी फ़ोटो ले लेता है और उस तख्ते की फ़ोटो वो अपने डैड के पास भेजता है और बोलता है कि इसे सीधे मॉम के पास ले जाइए, वो उसका अनुवाद कर देंगी। वहीं बेन के पिता का मोबाइल क्लोन होता है जो कि विल्किंसन के पास था, इसीलिए वो फ़ोटो विल्किंसन के मोबाइल में भी पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ रायली और एबिगेल अपनी कार में बैठ करके बाहर जाने लगते हैं, तभी वहाँ पे पीछे से बेन आ जाता है और अब बेन को बचाने के लिए रायली तुरंत ही गाड़ी की डिग्गी को ओपन कर देता है, जिसके जरिए बेन वहाँ से तुरंत ही पुलिस से बच करके भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ विल्किंसन सीधे बेन की मॉम के पास पहुँचता है और वो उनको बताता है कि अभी आपके पास पैट्रिक आएंगे और उन्हें तख्ते के अनुवाद के बारे में सब कुछ गलत जवाब दीजिएगा। जिसके बाद विल्किंसन वहीं पे छुप जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे बेन के पिता आते हैं और वो तख्ते को देख करके उसका अनुवाद करने के लिए बोलते हैं। अब बेन की मॉम उसे पहेली में कुछ बताती हैं, जिसे सुनने के बाद बेन के पिता वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद विल्किंसन बाहर आता है और आखिरी क्लू को वो
आग लगा के वहीं पे जला देता है ताकि उसके बिना कोई भी सिबोला को ना ढूंढ सके। जिसके बाद अब सीधे माउंट रशमोर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विल्किंसन उसकी मॉम को बंदी बना करके लाया होता है और थोड़ी ही देर बाद वहां पे बेन और उसके सभी साथी आ जाते हैं। जिसके बाद विल्किंसन बेन की मॉम को मारने की धमकी देता है और बोलता है कि वो भी सिबोला में मुझे अपने साथ ले चले। तब बेन विल्किंसन से बोलता है कि मैंने अपने देश के राष्ट्रपति को अगवा किया है और FBI मुझे ढूंढ रही है और अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अपने सारे हथियार और अपने सारे आदमियों को यहीं पे छोड़ के अकेले ही चलना होगा। जिसके लिए विल्किंसन मान जाता है और अब तुरंत ही सब लोग माउंट रशमोर की ऊंची पहाड़ियों पे पहुंच जाते हैं और क्लू के हिसाब से उन्हें वहां पर किसी नेक पंछी को ढूंढना होता है जो कि एक गरुड़ होता है। जिसके बाद बेन विल्किंसन से उसका आखिरी क्लू पूछता है, जिस पर विल्किंसन बताता है कि बिन बादल की बरसात में वो दिखाई देगा। जिस पर बेन तुरंत ही समझ जाता है कि सूरज के साथ साथ हमें बारिश की भी जरूरत है। इसीलिए बेन तुरंत ही अपने पास रखे पानी के बोतल से कुछ दूर तक पहाड़ी पर पानी गिराता है, जिसकी वजह से पहाड़ी के पत्थर का रंग बदलने लगता है। इसीलिए बेन सभी को पानी डालने के लिए बोलता है। अब सभी लोग पानी डालने लगते हैं, जिसमें से एबिगेल को वो नेक पंछी गरुड़ मिल जाता है। जिसके बाद सभी खुशी से पागल हो जाते हैं और उसके पास आते हैं। और अब बेन जब पहाड़ी में बनी उस दरार में हाथ डालता है तो अंदर उसे एक सिटकिनी सी महसूस होती है, जिसे वो खिसका देता है। जिसके बाद पहाड़ी के दूसरी तरफ कोई दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद सभी लोग वहां से अंदर चले जाते हैं। अंदर आने पर उन्हें बहुत ही पुरानी कलाकृतियां मिलती हैं। अब वो अंदर पहुंचे ही थे कि तभी रायली गलती से एक रस्सी को छू देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही टूट जाती है और वहां से कोई सीक्रेट दरवाज़ा उस रास्ते को बंद कर देता है, जिससे कि वो अंदर आए थे। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है बाहर निकलने का, जिसकी वजह से सब तय करते हैं कि अब हमें अगर बाहर निकलना है तो हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और अब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें बहुत ही पुराने अवशेष मिलते हैं। तभी रायली की नज़र किसी सोने की बनी मूर्ति पे पड़ती है और जब सभी लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं तब वो अचानक नीचे गिरते गिरते बचते हैं, क्योंकि जब वो चारों नीचे गिरते हैं तब वो किसी स्क्वायर जैसी चीज़ पे आकर के रुक जाते हैं और बेन के मॉम डैड ऊपर ही रह जाते हैं। जिसके बाद बेन रायली, एबिगेल और विल्किंसन से बोलता है कि इसके चारों कोनों पे खड़े रहो वरना हम नीचे गिर जाएंगे। जिसके बाद उनकी नज़र एक सीढ़ी पे पड़ती है और अब बेन एक प्लान बनाता है और उसके ज़रिए विल्किंसन को एक किनारे पर ले आता है जिस तरफ वो सीढ़ी मौजूद होती है। जिसके बाद वो तीनों बारी बारी से एक एक कदम बढ़ाते हुए एक ही तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो हिस्सा ऊपर सीढ़ी की तरफ पहुंच जाता है, जिसकी वजह से विल्किंसन आसानी से उस सीढ़ी को पा लेता है और ऊपर पहुंच जाता है। और इसी ट्रिक की मदद से रायली और एबिगेल भी वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्हें एक सोने की मूर्ति मिलती है, जिसे वो नीचे स्क्वायर पे लुढ़का देते हैं, जिसकी वजह से वो बेन का भार ले लेती है और वो आसानी से उस सीढ़ी को पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है। अब फाइनली सभी लोग जिंदा बच जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेन के मॉम डैड छोटे से सुरंग के जरिए तहखाने के दूसरी तरफ दाखिल हो जाते हैं। जिसके बाद बेन, रायली, एबिगेल और विल्किंसन एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे चारों तरफ से पानी गिर रहा होता है। तभी बेन की नज़र एक पहिए पे पड़ती है और वो चारों लोग उस पहिए को घुमाने लगते हैं, जिसकी वजह से पानी रुक जाता है और अब पानी जहां से नीचे जा रहा था वो लोग उसी तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं आगे जाने पर वो लोग सीधे सोने के शहर में पहुंच जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उनके चारों तरफ दूर दूर तक सोने का शहर ही मौजूद था। तभी वहां पे बेन के मॉम डैड भी आ जाते हैं, जो कि वहां तक पहुंचने का उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था, जिसे देख करके उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जिसके बाद विल्किंसन बेन से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे खानदान का नाम बदनाम किया, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सोने के शहर की खोज में तुम्हारे साथ जाने का, क्योंकि मैं तुम्हारी ही तरह अपने भी खानदान का नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहता था। जिसके बाद बेन भी उसे माफ़ कर देता है और अब वहाँ पे सभी लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक चारों तरफ से पानी बहने लगता है और अब चारों तरफ से पानी आता देख वो लोग तय करते हैं कि हम उसी तरफ जाएंगे जहाँ पे ये पानी जा रहा है। जिसके बाद वो सभी लोग नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो पानी जा रहा था और अब आगे जाने पर उन्हें एक और पहिया दिखाई देता है, जिसे घुमाने पर एक दरवाज़ा खुलता है, पर उस पहिए को घुमाए रखने के लिए एक इंसान को वहीं पे रुकना पड़ेगा। और वहीं अगर ये लोग दरवाजे को देर तक खुला छोड़ते हैं तो दूसरी तरफ से पानी यहाँ पे भरने लगेगा, जिसकी वजह से ये लोग डूब सकते हैं।
इसीलिए अब आखिरी समय पे विल्किंसन अपना बलिदान देते हुए उस दरवाजे को खोले रखता है, जिसके बाद सभी लोग एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। और अब विल्किंसन मरने से पहले बेन से बोलता है कि बाहर सभी से यही बताना कि मैंने ही सोने का शहर ढूंढा है, जिसके लिए बेन मान जाता है। जिसके बाद बेन भी वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाता है, जिसके बाद पहिए में दब जाने की वजह से विल्किंसन की मौत हो जाती है। अब फाइनली विल्किंसन के बलिदान की वजह से सभी लोग जिंदा बच जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने पर बेन पीटर सटास्की को फ़ोन कर देता है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट करके सीधे राष्ट्रपति के पास लाया जाता है, क्योंकि बेन ने राष्ट्रपति को अगवा किया था। पर राष्ट्रपति बताते हैं कि हम सुरंग देखने निकले थे और अचानक दरवाज़ा बंद हो गया, तब बेन ने मेरी जान बचाई थी, जिसकी वजह से बेन के ऊपर लगा ये आरोप हट जाता है। और अब राष्ट्रपति बेन के खानदान के ऊपर से गद्दार का आरोप हटा करके उसके परदादा को हीरो घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से बेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तब बेन राष्ट्रपति को बताता है कि सोने के शहर को ढूंढने का क्रेडिट मिच विल्किंसन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ था, जिसके लिए राष्ट्रपति भी मान जाते हैं। तब राष्ट्रपति बेन से पूछते हैं कि क्या तुमने पेज 47 को देखा था, क्या तुम मेरी मदद उस पर कर सकते हो, जिसके लिए बेन बोलता है कि हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पर पेज 47 के बारे में हमें मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया जाता। शायद इसके अगले सीक्वल में इसके आगे की कहानी दिखाई जाए, जो कि रिलीज होने पर मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और अब मूवी के आखिर में बेन और एबिगेल फिर से एक साथ हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ रायली को अपनी फरारी कार वापस मिल जाती है, जो कि राष्ट्रपति ने टैक्स फ्री कर दिया था। जिसके बाद रायली उस कार को लेकर के वहां से चला जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।